लगातार सेवा और सादगी की प्रतिमूर्ति, उनके संबोधन में मैं बहुत सारे शब्द बोल सकता हूं, बहुत सारी शायरियां बोल सकता हूं, लेकिन जहां पर उनके चाहने वाले होते हैं वहां पर मेरे शब्द खत्म होते हैं, आपकी तालियां शुरू होती हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए ऊर्जावान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री हमारे माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। आयुर्वेद अनंतम, आयुर्वेद का अनंत महोत्सव के भव्य एवं गरिमामय समारोह में उपस्थित पद्मश्री पद्म विभूषण वैद्य श्री देवेंद्र गुना जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन परम श्रद्धेय वैद्य राकेश शर्मा जी, निदेशक राष्ट्रीय आयुष मिशन आदरणीय निशा अनंत जी, वाइस चांसलर डॉक्टर SR राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर आदरणीय प्रोफेसर PK प्रजापति जी, उत्तराखंड के आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी, डॉक्टर SN गुप्ता जी, डॉक्टर वंदना सिरोहा जी, आचार्य आदरणीय मनीष शर्मा जी, आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, और इस पूरे कार्यक्रम को संयोजित करने वाले डॉक्टर ब्रजेश प्रजापति जी, उनकी टीम, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका विशेष आभार और अभिनंदन करता हूं जिन आयुर्वेद जगत की महान हस्तियों ने लखनऊ में सम्मान ग्रहण किया है इस मंच पर। ऐसे सभी अपने भाई बहनों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत देर से आप यहां एकत्र हैं, चर्चा आयुर्वेद की हो रही है और चिंता हो रही है कि आयुर्वेद कैसे धीरे धीरे पिछड़ता गया। दो तीन बातें कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये सब हम ही ने जाल बुना है, ये दूसरे ने जाल नहीं बुना है। आयुर्वेद हमारी चिकित्सा पद्धति, भारतीय चिकित्सा पद्धति आज की नहीं है। जब से सृष्टि हुई होगी, जब से भारत ने आकार लिया होगा, जब से आर्यावर्त ने आकार लिया होगा, जब से हिंदू संस्कृत ने आकार लिया होगा, जब से सनातन संस्कृत की सोच इस धरा पर आई होगी, तब से आयुर्वेद चल रहा है। आप किसी बुजुर्ग से पूछिए, वेद पुराण कहते हैं कि आयुर्वेद का स्थायी हल बीमारी का आयुर्वेद में है। भगवानों के राजा इंद्र से लेकर के महर्षि चरक से लेकर के जिनका हम लोगों ने अभी आशीर्वाद लिया, महर्षि सुश्रुत की भी चर्चा हुई। सब कुछ हम सब ज्ञात है, सब लोग कोई अनजान नहीं है। लेकिन भागम भाग भरी जिंदगी हमने शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दिया। हमारे पास समय नहीं है। हमें लगता है आज ही दुनिया, हम लोग कक्षा 6 में पढ़ते स्काई इज फॉलिंग, याद है आपको मिश्रा जी? कोई पूछ नहीं रहा कि आकाश गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, स्काई इज फॉलिंग, पूरा जंगल दौड़ पड़ा उसके पीछे और हम उसी जाल में फंस गए। ब्रजेश पिता प्रजापति जी को जब मैंने उद्बोधन के लिए बुलाया गया, डायस पर देखा, तो अचानक मेरे मन में आया कि ब्रजेश प्रजापति जी कहाँ हैं भाई, आओ ब्रजेश जी आइए। ब्रजेश जी को देख करके एक मेरे मन में विचार आया, आओ भैया। एक तो हमारे नामारासी हैं और दूसरा देखन मां छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो ब्रजेश जी आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, ईश्वर आपके साथ है और आयुर्वेद हमें लगता है कि आप ही भागीरथ बनकर के आयुष को दोबारा आयुर्वेद को धरती पर उतारेंगे, मुझे लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हुआ क्या कि हमने जल्दी जल्दी में सब कुछ करना शुरू किया, तत्काल किसी के पास समय नहीं है। पहले फास्ट फूड में सतुआ खाते थे,
अब हम लोग बर्गर खाने लगे, बर्गर से भी और तेज मिलने लगा, घर में बनाने की चिंता नहीं, अब तो स्विगी और जोमेटो से खाने लगे। घर में किचन में चौका में जाने की किसी फुर्सत ही नहीं, पहले चौका होता था, लोग खाते थे लीप के पोत के, अम्मा दादी बनाती थी। अब जमाना बदल गया, अब किसी को सतुआ खाने की फुर्सत नहीं है। फास्ट फूड तो वो भी है, तुरंता भोजनालय, उसमें करना क्या है, पानी डालिए, नमक मिर्चा मिलाइए, चीनी मिलाइए, पेट भर गया और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब हमने सब कुछ जल्दबाजी में तय किया। हमारे चोट लगी है, मुझे याद है हम लोग बचपन में थे, मुझे चोट लगती थी बॉल खेलते समय, अक्सर पैरों में जूते तब नहीं मिलते थे, हम लोगों को चप्पल पहन के नंगे पैर ही हम लोग बॉल खेलते थे गांव में, तो अक्सर नाखून उखड़ जाता था। तो शाम को घर आते थे, रोते चिल्लाते थे, तो अम्मा तवा पर जिस पे रोटी बनाती थी, उसी तवा पर रुई को घी से गर्म करके पराठे की तरह सेक के बांध देती थी। होता था कि नहीं होता? बुजुर्ग लोग बताओगे जरा हमको। होता था, बाबा वैद्य लोग बताएंगे। और कहीं चोट लग गई, सूजन आ गई, तो हल्दी, जो किचन वाली है, हल्दी लिया और उसको थोप दिया, पट्टी बांध दी, और बहुत हुआ तो अकौड़ा का पत्ता, अकौड़ा का पत्ता को क्या कहते हैं आयुर्वेद में, आप बता पाएंगे? गांव में तो हमारे यहाँ तो अकौड़ा ही बोलते हैं गांव में। बांध दिया और बहुत ज्यादा चोट लगी तो कहले घुघुआर पट्ठा काट लाओ। घुघुआर पट्ठा को आजकल अंग्रेजी में एलोबोरा कहते हैं। घुघुआर पट्ठा काटा, चीरा, बांध दिया, सुबह तक सूजन गायब हो गई। यही था ना। कहले खांसी आ रही है तो कहले लड़का अगर खांसी आ रही, छोटा बच्चा है, तो प्याज कूट के उसका रस पिला दो। क्यों दादा बताओ आप लोग बैठे, यही तो गांव में था। और कहले बहुत अगर खांसी आ रही है तो एक कुकरौंधा होता था, घास होती है कुकरौंधा, गांव वाले बता पाएंगे। और हमेशा जहां कूड़ा पड़ता था, घूरे जमता था, जहां गोबर ओबर डाला जाता है, बरसात में खूब कुकरौंधा को उसको सिलौटी पे कूट के उसका सूप जूस निकाल के पिला दो, खांसी दूर हो जाएगी। यही तो था। और हमने क्या किया, कल खांसी आ रही, कल ग्लाइकोडिन मंगा लो। कौन जाएगा कूड़े में घास बटोरे जाकर के पुइसे पासेगा। जुखाम हुआ, कल क्या चक्कर में पड़े, सिटीजन खा लो। हमारे यहाँ जुखाम हुआ तो अदरक उबाल करके अम्मा ने दे दी, थोड़ा शहद मिला दिया तो सही हो गया। यह किया किसने? हम ही तो किया है। हम जिसके लिए एकत्र हुए हैं, ये जाल हमने खुद बुना है। अब हमें करना क्या है? अब होता क्या है, जब आप जाल बुन लेते हो, अब सोचो यहां बैठे हैं, जहां आप कार्यक्रम स्थल हो रहा है, अभी दिन का पूरा 5 बजने में 5 मिनट कम है, सूरज यहीं होगा, बत्ती क्यों जलाए? ये किसने जाल बुना है? अब गर्मी है, बरसात है तो टेम्परेचर अप डाउन कर रहा है। गर्मी होती तो 48 होता, अभी इसमें ह्यूमिडिटी होगी तो 35-36 होगा, लेकिन पसीना बहेगा तो कौन चक्कर में पड़ेगा। इसको उलट दिया हमने, 16 डिग्री कर दिया, रोशनदान बंद कर दिए। ये व्यवस्था हम ही नहीं बनाई, ये सब वैज्ञानिक लोग हैं, इंजीनियर साहब लोग, आर्किटेक्ट लोग, हमने थोड़ी बनाया। तो ये कौन करेगा? प्रकृति से झगड़ा आप ले रहे हैं सीधा। प्रकृति के खिलाफ आप खड़े हो गए, भगवान के खिलाफ खड़े हो गए। भगवान ने कहा कि सूरज की रोशनी में उठेंगे, अब सूरज रोशनी में कोई उठने को तैयार नहीं। बच्चे हमारे पीछे सामने बैठे, कहने के रात में 3 बजे तक जुटे रहते, इंटरनेट रात में अच्छा चलता है। बोलो सही है कि नहीं, बताना बच्चों। अब सूरज 6 बजे उगता, 5:30 पे उगता, किसी को पता ही नहीं है। अब सब कुछ हमारा जीवन पहले, आज के 30 साल पहले तक हमारा जीवन प्रकृति के सहारे था। मतलब हमारी वाली पीढ़ी के पहले और हमारी वाली पीढ़ी के लगभग सूरज के सहारे था। सुबह उठते थे, मैदान जाते थे, वहां से लौटे, कुछ खेत से उठा लाए, फिर नाश्ता पानी किया, फिर दिन भर काम पे निकल गए। हम लोग शाम को 3-4 बजे जब स्कूल से लौटते थे, तो मुझे जहां तक अच्छी तरह मैं अपना बता रहा हूं, हम आते थे तो अम्मा दुधाड़ी का दूध निकाल के और सुबह की रोटी मीस की दे देती थी, वही नाश्ता था। अब तो इस संभव ही नहीं है, सोच ही नहीं बची। अब हम झगड़ा कर रहे हैं प्रकृति से और दवाई खाने को तैयार हैं। दर्द हुआ तो कम्बीफ्लेम खा लीजिए, दर्द हुआ, बुखार आ गया तो पैरासीटामॉल खा लीजिए। भाई ढेर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। और मैं कहता हूं कि बीमारी ना हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जितनी बीमारियां हैं वो सब हमारी बुलाई हुई बीमारियां हैं। हेरिडिटी और अनुषांगिक बीमारियों को हम छोड़ दें, मैं मानता हूं ढेर सारी बीमारियां हमारी बुलाई हुई हैं। हम भोजन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। खाना हमें 2100-2200 कैलोरी है, 4-4 5-5 हजार खाए जा रहे हैं। और पहले खाते थे, बारात में 5 पीस मिठाई में रिसेप्शन में मिलता था, एक दुन्ना में, उसमें बर्फी, इमरती, पेड़ा और जो
गुझिया 5 पीस मिलती थी, और किसी का धोखे से अगर एक ट्रे में गिर गया तो टोक देता, तो मेरा गिर गया है। फिर कहता था मेरा भाई बाथरूम गया, उसका भी धर दे, उसका भी चट कर जाते थे। लेकिन वो उसका तरीका था, खेत में जाके फरुआ भी चलाते थे, पसीना भी, कैलोरी को गलाते भी थे। अब हम खा रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो किसी का तोंद निकल रहा है, किसी की टांग फूल रही है, किसी का सर फूल रहा है। तो मेरा करबद्ध अनुरोध है कि जीवन को, दिनचर्या को हमें नियंत्रित करना होगा, हमको प्रकृति के साथ चलना होगा। आयुर्वेद हमें यही सिखाता है कि आयुर्वेद कहां से बना? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीर, यही तो हमारा सिद्धांत है। अगर हम ईश्वर के इस बनाए हुए शरीर को आयुर्वेद के सिद्धांत पे चलें तो बीमारी अबे नहीं करेगी। अब खाना जो खाना वही खाना है, अब भोजन अतिरिक्त ले रहे हैं, भोजन को अब जो आपको किचन में बना हुआ खाना मिल रहा है स्विगी जोमेटो में, वो क्या हाथ धो के बनाया जा रहा है? आप बताओ। अगर मान लीजिए किचन में खाना बनाने वाले को छींक आ गई, तो क्या वो सोच रहे हो जाके हाथ धोएगा फिर सैनिटाइज करके खाना बनाएगा? आप तरह तरह की वीडियो देखते होंगे, देखते नहीं देखते बच्चों बताओ? तो वो बीमारी आपके अंदर ही तो डाल रहा है। बीमारी कहां से आ रही है? बीमारी आपके अंदर डाल दिया उसने, और बीमारी डाल दिया तो दवाई के लिए घूम रहे हैं। तो हम आयुर्वेद के साथ चलने से पहले प्रकृति के साथ चलने के लिए बड़ा मिशन हमें चलाना पड़ेगा। और जितने लोग हम बैठे हैं, अगर प्रकृति के साथ चलना शुरू कर दिए, जिसलिए हमें ईश्वर ने शरीर बनाया है, अगर उस अनुमन्यता के आधार पर हम भोज्य पदार्थ लें, तो ये मान के चलिए 90% बीमारियां नहीं होगी। अब टेंशन, आधी बीमारी तो टेंशन के कारण है। टेंशन क्यों लेना? आपके हाथ में कुछ है क्या? बताओ, आपके हाथ में कुछ है क्या? आपके हाथ में कुछ है क्या? बोलो भैया। भविष्य निर्धारण की योजना कोई है आपके पास? 3 इडियट किसने किसने देखा है? सबने देखा है। तो क्या अंडे को पता होता है कि वो फ्राई होगा कि बच्चा बनेगा? बोलो भैया। तो काय को टेंशन लेना है, टेंशन देना है? नोट करो आप। हमारे ढेर सारे टीचर्स भी यहां बैठे होंगे, वाइस चांसलर थे तो टीचर्स भी होंगे। हमारे बच्चों के सामने दिक्कत क्या है? वीसी साहब, मैं भी यूनिवर्सिटी से ही निकला हूं, छात्रों का काम करता था, छात्र संघ अध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष रहा, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव रहा, सबसे छोटी इकाई जो स्टूडेंट्स यूनियन में होती है। 6 महीना तक तो बच्चा समझ ही नहीं पाता हमारे टीचर पढ़ा क्या रहे। ब्लैक बोर्ड में पढ़ा के भाषण दे के अंग्रेजी हिंदी में चले गए, हम जान ही नहीं पाए। जब हाफ ईयरली एग्जाम आया तो तोते उड़ गए, यार करें क्या, अब तो कुछ पता ही नहीं है। तो पूछ पाछ के लिखे, उसके बाद क्या हुआ कि नंबर आए औसत, तो टेंशन हो गया, काहे के लिए, अब नौकरी कैसे मिलेगी? अरे भाई, मार्कशीट के पीछे पड़ो ही नहीं। कौन कहा है मार्कशीट से कबीरदास जी ने हिंदी साहित्य को इतना ऊंचा पहुंचा दिया? कौन कहा है मार्कशीट मिली थी सूरदास जी को? किसने बताया मुंशी प्रेमचंद जी को मार्कशीट मिली थी? मार्कशीट के पीछे थे ये लोग। मार्कशीट की हमें जरूरत नहीं है, हमें ज्ञान की जरूरत है। और जब ज्ञान आपकी मुट्ठी में होगा, दुनिया आपके कदमों को चूमने का काम करेगी। मैं सन 90 में मिला था, वैद्य त्रिगुणा जी मंच पे हैं, आपके बाबूजी जिंदा थे। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था। तो हमारे एक रिश्तेदार बिहार के थे, कहने लगे कि एक वैद्य जी हैं, चलो उनके यहाँ बहुत भीड़ जुटती, चला जाए। तो वो पुड़िया बना के देते थे, दवाई का नाम लिखते नहीं थे, मुझे अच्छी तरह याद है। वो पर्चा संस्कृत में लिखते थे, और पर्चा हो सकता मेरे पास कहीं रखा हो, तो पुड़िया देते थे कूट पीस करके, दवाई पर रैपर पे नाम नहीं रहता था, और सब लोग दवाई खाते थे। और उस परंपरा को बाबूजी आगे बढ़ा रहे हैं। आप सोचिए, कोई साधारण बात नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में, जहां दिल्ली में एम्स हो, जहां दिल्ली में दुनिया के बड़े बड़े 5 स्टार प्राइवेट अस्पताल हो, वहां त्रिगुण वैद्य की परंपरा को उनका सुपुत्र आगे बढ़ा, मजाक की बात है? कुछ तो है। मनीष जी बैठे हैं, पूरे देश दुनिया को अपने यहां मेरठ बुला लेते हैं, सबका इलाज कर देते हैं, सुनील जी को भी ठीक कर दिया। राकेश शर्मा जी बैठे हैं, चंडीगढ़ से निकल के, पंजाब से निकल के पूरी दुनिया आयुर्वेद को सीख रही। और हमको टेंशन नहीं लेना है। पूरी बात समझो पहले कि आयुर्वेद की दवाई कौन किसमें दी जाएगी, पहले अपने घर में हमें यूज करें। बच्चा पैदा हुआ, 6 महीना घुटवन चलता है, और उसको उसमें दांत निकलते हैं, और उसकी पेट खराब होता है, डायरिया होता है ना होता है। सारे लोग जानते हैं कि हमें उसमें होम्योपैथिक दवाई देनी होती है, दांत निकलने में कि नहीं, बताओ जरा भैया। तो उसकी दवाई प्रचार कैसे हुआ? कोई अंग्रेजी में विज्ञापन आपने देखा अखबार में कि बच्चे अगर घुटनों चल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, तो दस्त आवे, दांत निकले, कौन दवाई दी जाए? कोई अखबार में निकला है कभी? सबको पता है। कोई कैलकेरिया दवाई होती है, होम्योपैथिक वाले बता पाएंगे, आयुष की बहन जी बताएंगी। कैलकेरिया फास्ट होता है, देते हैं नहीं देते हैं?
ठीक हो गया। तो ये सब क्या है? प्रचार प्रसार माउथ टू माउथ होगा, और आपके गुण हैं वो बूंद मुट्ठी में नहीं रह सकते। जो महक होती है, पुष्प की महक के लिए कौन कहता है कि पुष्प का प्रचार करो? हमने नहीं सुना कि गुलाब और कभी बेला और चमेली प्रचार के लिए विज्ञापन दिए हों, दिए कभी? प्रकृति है, महक रही है। अब हर सिंगार का पौधा जिसके जिसके आंगन में होगा, अगर गर्मी में सुबह उठा तो एक फूल जरूर मन करता उठा करके सूंघ ले, करता है कि नहीं करता है? हर सिंगार किसने किसने देखा है? आनंद आता है ना? तो ऐसे बच्चों तुम्हें बनना है। आपको ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान की जड़ में घुस जाना है। और जो हमारे पूर्वज हुए हैं आयुर्वेद के या चिकित्सा विज्ञान के, वो कहीं लाए नहीं गए थे, आयात नहीं किए गए थे, उन्होंने यही ज्ञान प्राप्त किया था, और यहीं से उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, यही चरक संहिता लिखी गई। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग विषय विशेषज्ञ हैं, दिन भर परिचर्चा करेंगे, परिचर्चा के बाद पेपर्स होंगे, और कैसे आयुर्वेद को आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा होगी। मेरा सिर्फ एक सुझाव है कि अपने अंदर हमें कॉन्फिडेंस लाना है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, और सही होने के लिए तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अब हम ज्ञान क्या पर रील देखे जा रहे हैं, वो खत्म ही नहीं होने वाली रील है। पहले तो 36 रील की पिक्चर आती थी। जब हम लोग सिनेमा कभी बचपन में देखे होंगे, हमने जिंदगी में 4-5 सिनेमा देखा है, उसमें 36 रील की 25 रील की सिनेमा कही जाती थी। अब तो रील खत्म ही नहीं हो रही है, लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, उसमें कबाड़ दुनिया भर का आ रहा है। मेरा यह कहना है कि आपको जो सीखना है वही करो, और एकदम अर्जुन की तरह मछली की आंख तलाश लो, उसी पे मारना है, बाकी किसी को मतलब हमको। और एक दिन जब आप सफल हो जाओगे, सारी दुनिया पीछे चलेगी। अभी लोग क्या कहते हैं, आयुर्वेद डॉक्टर हो तो उनका मुंह थोड़ा छोटा पड़ जाता है। किसी समाज में जाओ ना, पड़ जाता है छोटा कि नहीं पड़ जाता है? और MBBS पास करने वाला आदमी अपने आप को थोड़ा चिकित्सक समझता है। ऐसा नहीं, आप हमारी जड़ में हो, आप हमारी मूल में हो। जिस दिन ज्ञान आप बिखेर दोगे, दुनिया आपके चरण चूमेगी। अश्विनी जी योग शिक्षक के बारे में कह रहे थे, योग तो हमारा है, हमने भुला दिया। हम कहां चले गए? हम कुछ करना नहीं चाहते। हम अगर कोई भी एक नई मोटरसाइकिल खरीद लें, सबसे अच्छी कंपनी दुनिया की हम नई कार खरीद के ले आए, उसको आप 10 साल ऐसे खड़ा कर दो, 10 साल बाद चलेगी नहीं। और हम चाहते हैं कि हमारा शरीर बगैर चलाए चलता रहे। भाई इसमें कम से कम जितनी हड्डियों के जोड़ हैं उनको घुमाओ, खाली बैठे बैठे ऐसे ऐसे करो, कुछ नहीं होगा। कभी कोई बीमारी नहीं आने वाली, कोई दर्द नहीं आने वाला। आप घुटने को चलाओ, घुटना चलाएंगे नहीं। अब तो आदमी इतना ज्यादा विकासशील पहले था, विकसित हो गया है। अब चाहता मोटर, जिस बिल्डर ने मोटर बेडरूम में जाने की व्यवस्था बनाई है वही बिल्डर अच्छा है। आप सोचिए जरा, गाड़ी जा रही कि घर के भीतर नहीं जा रही, जहां थोड़ा दूर कर ले, ये ठीक नहीं बिल्डिंग है, इसमें गाड़ी दूर पार्क करना पड़ रहा है। कहीं बाजार आपने हजरतगंज चुना, हजरतगंज सब लोग जानते हैं लखनऊ में, हजरतगंज पार्किंग नहीं मिली, कल ठीक नहीं है ये, चलो किसी माल में चलते हैं, वहां ठंडे में घूमेंगे। एक और हमने सुना, लखनऊ में एक व्यक्ति हमें मिल गए, गर्मी बहुत भयंकर थी। हमने कहा कि भैया आजकल मॉर्निंग वॉक बंद किए क्या, दिख नहीं रहे सड़क पे? कहले दोपहर में शॉपिंग मॉल में जाते। ये सही घटना है, उस व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा मैं। वो 12-1 बजे भोजन वोजन करके निकलते हैं, गाड़ी शॉपिंग मॉल में लगा दिया, लंबी लंबी फर्राटा वही मार रहे हैं, 10-12-20 चक्कर लगा के चले आए, मॉर्निंग वॉक हो गया। देखिए कितना सुविधा भोगी आप होना चाहते हैं। आप प्रकृति के साथ चलिए, आयुर्वेद को अपनाइए। हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी है, और आयुर्वेद की दवाइयाँ बाजार से नहीं आती, हमारे घर में उपलब्ध है, हमारे गांव में उपलब्ध है, हमारे आसपास उपलब्ध हैं। और ढेर सारी दवाइयाँ हमें बाजार से लेनी इसलिए पड़ती हैं कि वो पहाड़ों पर होती हैं, वो हिमालय की गोद में पनपती हैं, हिमालय की गोद में ही होंगी। और आयुर्वेद केवल इसलिए छूट रहा है। मैं दवा निर्माताओं से कहना चाहता हूँ, ढेर सारे हमारे उच्च श्रेणी के दवा निर्माता जिनका देश दुनिया में नाम है, आयुर्वेद में असली दवाई तत्काल फायदा करती। जो लोग कहते हैं तत्काल फायदा नहीं करती, अगर असली है तो फायदा करेगी, उसमें मिलावट ढेर है। अब ब्रांडिंग कर दिया और आपके नाम से गड़बड़ बिक रहा है। अब जैसे मकरध्वज बट्टी अगर असली मिल जाए तो कितनों पसली चलत हो लड़का की, आधी गोली खवा दो तो एकदम ठीक हो जाए, और नकली है तो कुछ नहीं हुई। क्यों दादा? तो इसको हमें करना कि नक्कालों से सावधान की एक मुहिम भी चलानी है। और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए
हमें पहले अपनाना पड़ेगा। जितने लोग हम आयुर्वेद परिवार हैं कि हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही खाएंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है आने वाले दिनों में इस महासम्मेलन के माध्यम से पूरे देश में खनक जाएगी और हमारी सरकार आपके साथ है। हमने आयुष विश्वविद्यालय बनाया है गोरखपुर में, बाबा गुरु गोरखनाथ जी के नाम से बनाया और हमने सभी आयुर्वेदिक कॉलेजों को वहां से सम्मत किया। हमारे पास 7,000 स्टूडेंट्स इस समय आयुर्वेदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। इस महासम्मेलन से जो भी विचार विमर्श के बाद यदि लगता है कि सरकार की नीतियों में कुछ परिवर्तन करना है, तो हम आपके साथ एकदम हाथ जोड़ करके खड़े हैं। केवल 2 बातें कहकर, 2 लाइनें मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि इसको कैसे जोड़ा जाए। तो लता मंगेशकर जी का एक गाना है, आ अब लौट चलें, सबको याद है कि नहीं? आ अब लौट चलें, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। आ अब लौट चलें, अब लौट चलें, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। सहज सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत मुश्किल है गिर के संभलना। आ अब लौट चलें, आजा रे आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाएं महल पर आए, अपना घर फिर भी अपना है, आप लौट चलें। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।